Good evening to everyone. Okay, मैंने म्यूट नहीं हटाया. Let me unmute you. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Evening, sir. Good evening. Good evening. ठीक है. आप लोग घर पे ही बैठे हुए हो नहीं? कि बाहर और निकलते हो? आप लोग भी घर पे रहते हो, है ना? बाहर निकलने में डर तो बहुत लगता है. मैं भी आज कहीं पे बाहर और गया था इधर, है ना? लेकिन डर बड़ा लगता है. एकदम रश है हर जगह पे, भीड़ भाड़, है ना? थोड़ा सा स्कैरी है आज तक. देखो कब तक इम्प्रूव होता है ना? बड़ा मुश्किल है घर पे रहना. पूरा 24/7 घर पे रहना इस वेरी टफ. थोड़ा बहुत बाहर निकलो तो फिर डर जाता है. इतना ज्यादा भीड़ भाड़ और केयरलेसनेस है ना. एक्चुअली मास्क भी नहीं पहन रहे लोग. आप बाहर जाओगे तो मास्क नहीं पहन रहे. अगर मैं मानता हूँ कि मास्क भी अगर लोग पहन लेते ना तो बहुत कम केसेस होते एज कम्पेयर टू जो अभी, है ना. बहुत सारे लोग मैंने देखा बिल्कुल नहीं है ना. देखते हैं कब तक सिचुएशन इम्प्रूव होती है. तो आपका तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो सकता है ऐसे ही चलेगा कुछ दिनों तक, है ना. अच्छा है वैसे, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, है ना? कि भाई आप पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, डाउट्स भी अगर आपके कुछ आते हैं तो पूछ लेते हो, तो नथिंग लाइक दिस. इसमें कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं होती है. देखते हैं बाकी जब भी स्कूल खुलेगा तो हमारे भी खुल जाएगा. जब भी स्कूल खुलेगा उसके एक हफ्ते बाद आपके सेंटर्स भी खुल जाएंगे. मेनली स्कूल्स के ही वेट करते हैं, है ना. स्कूल्स फुल फ्लेज है, मतलब ऐसा टेम्पोररी बेसिस पे नहीं. फुल फ्लेज जैसे स्कूल खुलेगा, है ना, सेंटर्स भी आपके ओपन होंगे. चलो फिलहाल तब तक पढ़ते हैं, है ना. अब आपके आज एक चैप्टर हम पढ़ लेंगे. इस वीक में आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम ऑप्टिक्स पे लेंगे. आपके दो ही चैप्टर फिर बच जाते हैं, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, है ना. तो थोड़ा बहुत टाइम जो लगता है वो मॉडर्न ऑप्टिक्स में ही लगता है. मॉडर्न फिजिक्स कुछ होता है. मॉडर्न फिजिक्स तो ऑलमोस्ट जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना वैसे ही सब चीजें, लेकिन फिर भी फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है. तो हम केमिस्ट्री के भरोसे नहीं रह सकते कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं. उसको फिजिक्स के हिसाब से अलग से पढ़ना पड़ता है. जो सेमीकंडक्टर्स हैं या और भी क्वेश्चंस हैं, हर चीज पढ़नी पड़ती है. मतलब किसी भी कंपटीशन की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आजकल है ना, तो बच्चे नीट भी दे रहे हैं और जो आपका जेई मेंस भी दे रहे हैं, इन दोनों का एक ही रहता है कि पूरा सिलेबस पढ़ना होता है. आप कोई पोर्शन छोड़ के वो नहीं जा सकते, है ना. हर चीज पढ़ के जाना. कोई भी चीज अगर सिलेबस में मेंशन है तो वो आपको आनी चाहिए. चलो तो हम यहाँ पे आते हैं. आज जो आपको पढ़ना है, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने सीरीज आरएलसी रेजोनेंस बताया था आपको. हाँ, लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, we have discussed the series RLC resonance circuit. तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रांसफार्मर, हाँ. तो सीरीज एसी सर्किट भी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा थ्योरी हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे. वी स्टडी द ट्रांसफार्मर, हाँ. तो आप बोलते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो प्राइम रीजन था कि क्यों हम डीसी के ओवर एसी को प्रेफर करते हैं, दैट वाज द मेन चीज उसमें यूज ऑफ ट्रांसफार्मर में. कि भाई डायरेक्ट करंट में कोई ट्रांसफार्मर जैसी चीज नहीं होती. ऑल्टरनेटिंग करंट में हम ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं. तो ट्रांसफार्मर जैसी मशीन को हम ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या कर सकते हैं, जैसे आपके यूज कर सकते हैं. तो देखो ट्रांसफार्मर का सिंपल सा पर्पस एक ही है, टू स्टेप अप और स्टेप अप डाउन द वोल्टेज, है ना. कि ट्रांसफार्मर का सिंपल सा ये पर्पस है, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज, है ना. कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस ये है कि टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, है ना. एक्चुअली में इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि भाई वोल्टेज को स्टेप अप का मतलब इंक्रीज करना, स्टेप डाउन का क्या होता है, जैसे आपका डिक्रीज. इसकी जरूरत इसलिए पड़ी एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जैसे कहीं पे पावर का जनरेशन होता है, जो आपके पावर प्लांट होते हैं, एक स्टेज पे होती है जैसे कि आपकी जनरेशन
है ना। दूसरा जो होता है आपका जो मेन लिंक होता है वो होता है ट्रांसमिशन। दूसरा जो स्टेज आती है वो क्या होती है, जो भी आप जनरेट कर रहे हो उसका ट्रांसमिशन आपका। और तीसरी जो यूज होती है दैट इज योर कंज्यूमशन, कि कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, है ना। कि तीसरी जो स्टेप होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपकी कंज्यूमशन। तो कहीं पे हम पावर जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर कहीं पे जाके कंज्यूम करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर का मेन जो यूज है स्टेप अप और स्टेप डाउन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि इससे टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस। ट्रांसफार्मर का जो मेन यूज है कि हम क्यों ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर को यूज करने का जो मेन पर्पज है टू मिनिमाइज, राइट, एनर्जी लॉस, है ना। कि हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस मिनिमाइज करना इसका मेन है ना। कि मेन जो इसका एम है टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ द हीट। तो क्या होता है जब ट्रांसमिट करोगे ना तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जाएगी, तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मर। अब इस तरह समझना इसे कि जैसे जहाँ पे जनरेशन हो रहा है वहां पे जो पावर जनरेट होगी वो आपकी हो जाएगी वी है ना। कि अगर वोल्टेज वी है और करंट आई फ्लो हो रही है तो पावर जो जनरेट होगी वो कितनी देर के लिए आपकी वी आई होगी। और जो हीट लॉस होता है इस पूरे प्रोसेस में, कि जब हम इसको ट्रांसमिशन करेंगे तो जो हीट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन होगा, है ना। कि हीट लॉस ड्यूरिंग द, अगर हम ट्रांसमिशन ले लें, है ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई स्क्वायर आर, है ना। भाई आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, देखिए आपका हीट लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन होगा। जब आप इसको जनरेट करोगे किसी वीआई पावर को और ट्रांसमिट करोगे तो इतने अमाउंट की हीट लॉस क्या होगी सकती है आपकी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब ध्यान दो, यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, भाई पावर पी प्रोड्यूस हो रही है वोल्टेज वी पे, तो आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी पी बाई वी। तो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर आर टी बाई वी स्क्वायर, है ना। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि पावर तो फिक्स है जो आप जनरेट कर रहे हो, रेजिस्टेंस भी वायर का फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। ये भी आपके पास ऑप्शनल होता है कि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो या तो हम हाई वोल्टेज पे कर सकते हैं या लो वोल्टेज पे कर सकते हैं। जब भी आप ट्रांसमिशन करोगे तो आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करोगे या लो वोल्टेज पे करोगे। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को हाई कर दें, है ना, कि अगर वी को हम इंक्रीज कर दें, है ना, यहाँ से कि अगर आप वोल्टेज बहुत बढ़ा दो तो जो पावर लॉस होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा ना, क्योंकि सेम पावर रेजिस्टेंस टाइम ये सब तो फिक्स है। तो जो हीट लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर हम वोल्टेज बहुत ज्यादा ले लें, है ना, ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में, तो हीट लॉस बहुत कम हो, तो इसलिए आपको इस ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री में जब ये कहीं पे भी जनरेशन हो रहा है तो जनरेशन हो सकता है कि कहीं पे 440 वोल्ट पे हो रहा है, जो आपका जनरेटर या जनरेटर या एसी सोर्स जनरेट कर रहा है 440 वोल्ट पे कर रहा है। हम इसको क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन से पहले इसको स्टेप अप कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस 440 वोल्ट को से 10,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। पर्पज वही है कि अगर हम 440 वोल्ट पे करते हैं यहाँ पे, है ना, तो जो हीट लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन होती है वो ज्यादा हो। 10,000 कर दिया तो हीट लॉस क्या होगा, जैसे कि आपकी मिनिमाइज। तो आपने ट्रांसमिशन के दौरान इसको 10,000 कर दिया, लेकिन आपको पता है अब ये 10,000 हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक जब यूज करोगे तो आपके अप्लायंसेस तो सिर्फ 250 वोल्ट 220 वोल्ट के बनेंगे। तो मान लो 440 पे जनरेशन हो रहा है, स्टेप अप करके आपने इसको 10,000 वोल्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे हम इसको स्टेप अप डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे कि आपका इसको स्टेप डाउन, है ना, इसको हम क्या कर देंगे, जैसे कि आपका स्टेप डाउन, है ना। तो स्टेप अप डाउन कर दो फिर, है ना, और स्टेप डाउन करके इस पूरे को स्टेप डाउन करके हम फिर से आपका 220 वोल्ट पे लिया। तो रिक्वायरमेंट ट्रांसमिशन की इसलिए भाई ट्रांसफार्मर की जो रिक्वायरमेंट है उसका मेन पर्पस वही है टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस। भाई जनरेशन के बाद स्टेप अप करके हाई वोल्टेज का बना देंगे, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे, और फिर जब फिर से यूज करोगे तो कंजम्पशन में
फिर से इसको 220 वोल्ट करना। तो जो भी आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं इसके आपको, तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आपको ट्रांसफार्मर की क्या बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट है। क्या पढ़ें? इसका तो आते हैं कि भाई ट्रांसमिशन का जो ट्रांसफार्मर होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसे होती है, कि भाई किस तरह से आप ट्रांसफार्मर को बेसिकली आपका फॉर्म करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है आप ध्यान रखना कि एक्चुअली में लैमिनेटेड कोर होते हैं, है ना। किस तरह से हम यहाँ पे बना देंगे कि भाई कोई भी ट्रांसफार्मर अगर होगा तो यहाँ पे मेटलिक कोर होते हैं लैमिनेटेड, है ना, सॉफ्ट आयरन। इस तरह से क्या होता है जैसे इसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर, है ना। ये सबसे पहली चीज आती है, दिस इज नोन एज ए लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, है ना। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का क्या हो जाएगा समझिए आपके लैमिनेटेड कोर, है ना, कि भाई एक के ऊपर स्ट्रिप हम लगाएंगे और लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ बाइंडिंग्स होती है, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज इजीली होता है, और लैमिनेशन होता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस करते होती है तो उसके लिए लैमिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुछ बाइंडिंग्स हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, है ना। ये क्या हो जाएगा जैसे आपकी प्राइमरी, है ना, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग है ना। ऐसे आपका सेकेंडरी यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह की कॉइल्स को हम क्या बोलेंगे जैसे आपकी सेकेंडरी, है ना। ये जो कॉइल्स है बाइंडिंग्स कर रहे हैं ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी, है ना। इसके नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता होंगे कि n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल हो गया और n2 नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया जैसे आपका सेकेंडरी। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज वो वीपी, प्राइमरी में आपने वीपी वोल्टेज अप्लाई किया तो आपको जैसे आप इसका प्राइमरी में वीपी वोल्टेज अप्लाई करोगे आपको इसकी करंट चेंज होगी ना, और करंट चेंज होगी तो आपको फ्लक्स इससे लिंक होगा, है ना। तो अगर इसकी करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये भी इसकी क्रॉस चेंज होगी, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन से करंट फ्लो होगी। आपको ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसपे ट्रांसफार्मर वर्क करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, कि भाई एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो रही है वो तो होगी क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में तो करंट कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो सेकंड के थ्रू फ्लक्स चेंज होगी और फ्लक्स चेंज होगी तो इसमें भी इंड्यूस करंट जनरेट होगी, तो उसके बाद इसमें अगर करंट है तो अल्टीमेटली यहाँ भी आपकी इंड्यूस करंट जनरेट, है ना। और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो VS मिलेगा, है ना। यहाँ पे VP अप्लाई किया और वहां पे क्या मिल रहा है बेसिकली आपको PS, उसमें हम यूज करेंगे। ये तो इनपुट है, ये क्या हो गया बेसिकली आपका आउटपुट हो, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट सिंपल सा है कि जो प्राइमरी के थ्रू वोल्टेज होगा VP, है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, कि प्राइमरी के थ्रू जो वोल्टेज होगा VP, वोल्टेज थ्रू द प्राइमरी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस ऑफ NP इंटू d5/dt, NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स, NP क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स एज पर द फैराडेज लॉ, हाँ, कि अगर NP नंबर ऑफ टर्न्स है और एक टर्न से फ्लक्स चेंज आपका d5/dt हो रहा है तो VP की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी NP इंटू d5/dt, ऐसे VS आ जाएगा, है ना। VS की वैल्यू हो जाएगी माइनस NS इंटू d5/dt। अब देखो दोनों में d5/dt सेम दिया है क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं, हम इसको सेम इसलिए लेते हैं बिकॉज देयर इज अ नो फ्लक्स लीकेज, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो, है ना। कि भाई अगर कोई फ्लक्स लीकेज नहीं होगा तो उसकी सारी फ्लक्स इससे लिंक, है ना, एज्यूमशन सही है। प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ फ्लक्स लीकेज होता भी हो, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है। यहाँ से आगे इतना आपने प्राइमरी अप्लाई किया, इतना क्या हो गया कि आपका सेकेंडरी अप्लाई किया, तो यहाँ सबसे पहला एक फॉर्मूला, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो VS/VP की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा NS/N, है ना। ये दोनों को डिवाइड कर दें तो पहला फॉर्मूला ही है,
हाँ, VS is the voltage through the secondary, VP is the voltage through the primary, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा NS by NP। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ध्यान दो, ये तो VS by VP इक्वल टू NS by NP आ गया। अब इसको हम करंट से रिलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें कोई करंट आपकी IP फ्लो हो रही है और इसमें अगर करंट कोई IS फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पे एक और एजम्पशन करेंगे, जैसे नो फ्लक्स लीकेज से तो आपका ये आ गया कि दोनों में डिफाइबिलिटी सेम है। हम यहाँ बोलते हैं कि नो पावर लॉस, कि कोई पावर लॉस भी नहीं हुआ, ये भी आइडियल केस है। इस पूरे प्रोसेस में जितना हम इनपुट पावर अप्लाई कर रहे हैं उतने आउटपुट पावर मिल रहा है। तो अगर नो पावर लॉस होगा तो आपको पता है कि अगर पावर लॉस नहीं होगा तो जो VP इंटू IP होगी, इनपुट पावर इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर VS इंटू आई, है ना। VS इंटू की वजह से आपका IS हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी इक्वेशन आ गया कि जो VS बाई VP होगा इसकी वैल्यू आपकी IS बाई IP हो जाएगी, है ना। कि VS बाई VP जो होगा वो किसकी वजह से आपकी IS बाई IP। तो आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं ऐसा ले लूं, अगर मैं इसको स्टेप अप बनाना चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप अप, आपको अगर मैं इसको सर स्टेप IP by IS होगा। यस सर। हाँ उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा IP बाई IS, सही बात। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको स्टेप अप बनाऊं तो स्टेप अप का मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि NS की ग्रेटर देन NP हो जाएगा। इस सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा ले लें, प्राइमरी के कम ले लें। तो अगर ऐसा होगा तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से बढ़ जाएगा, है ना। कि भाई कम वोल्टेज अगर हम वहां पे अप्लाई करेंगे आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलेगा, स्टेप अप हो गया। लेकिन आपको पता है वोल्टेज जरूर हाई होगा, लेकिन यहाँ से वोल्टेज और करंट तो रेसिप्रोकल है ना, तो करंट कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा IS विल बी लेस देन IP, है ना। तो स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा देता है, करंट कम कर देता है। और ऐसा सिर्फ हम अचीव कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हम प्राइमरी से क्या करते हैं ज्यादा बढ़ाते हैं। ऐसे स्टेप अप डाउन, अगर ये ट्रांसफार्मर आपके स्टेप डाउन नेचर का है, ये ट्रांसफार्मर अगर आपके स्टेप डाउन नेचर का है, जस्ट उल्टा NS की वैल्यू लेस देन NP कर देते हैं, तो VS वैल्यू विल लेस देन VP हो जाएगा। और VS अगर लेस देन VP होगा तो जो IS की वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन IP हो जाएगी। तो स्टेप अप डाउन में वोल्टेज कम करते हैं, करंट बढ़ जाता है, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट, पावर कोई लॉस नहीं होता, राइट। तो यही फॉर्मूला यूज होता है, या तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज होगा या आपका ये फॉर्मूला, है ना। इस तरह से इसको क्या करते हैं, इसके आपका डिफाइन। और ये आइडियल केस है, ये सारा केस हम कौन सा ले रहे हैं, इसके आपका आइडियल कि देयर इज अ नो फ्लक्स लीकेज एंड देयर इज अ नो पावर लॉस। अगर फ्लक्स लीकेज एंड पावर लॉस नहीं है तो ऐसा होता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन, तो ये आपको ट्रांसफार्मर में चाहिए। ये जस्ट आपने ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी वर्किंग पढ़ ली, राइट। अब मैं क्या करता हूँ उससे, एक्चुअली अभी तक आपने अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज के न्यूमेरिकल्स की है, पैरेलल के बारे में ज्यादा बात नहीं किया। तो वन बाय वन मैं आपको देता हूँ, इसमें ट्रांसफार्मर के भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सीरीज RLC की भी होंगे और पैरेलल RLC की भी होंगी। एक एक करके सॉल्व करके उसका मुझे आप आंसर दो, है ना। तो आज की क्लास के बाद ये चीज आपकी 100% स्ट्रॉन्ग होगी, जब भी अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप उसको हमेशा अटेम्प्ट करें। वन बाय वन आई विल गिव द फ्यू क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, है ना। ट्रांसफार्मर में ऐसे कोई बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं, इतनी थ्योरी काफी होती है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीजें हैं ये किस तरह से बेसिकली आपकी वर्क करती है ना। बहुत ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो वन बाय वन
ये कर लो जरा सा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, वंशिका सही आंसर है आपका। वंशिका योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, पुलकित सही है आपका आंसर। हाँ, दिव्यांश सही है। ठीक है ना, मैं सही कर रहे हो आप इसमें। ये तो सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जस्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। भाई वीएस आपको निकालना है, और वीपी इसने दी हुई है 20 वोल्ट, और एनएस और एनपी भी दिया हुआ है आपको। एनएस 50,000 5000 है, ये 500 है ना, और ये 5000 हो गया, और ये आपके 500 हो गया। ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो सेकेंडरी वोल्टेज आपकी सिर्फ सिंपल 200 वोल्ट आ गई, है ना। और फ्रिक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, फ्रिक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होती। तो जो आउटपुट होगा उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, है ना। तो इसमें फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, है ना। आउटपुट जो होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका 50 हर्ट्ज ही रहेगा। वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, इजिकली आपकी सेम।
अरे दिव्यांश इतना आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान देके आंसर दो इसका। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे आपके नीट में आता है आजकल। हाँ, बोल के सही आंसर है आपका। सबके आंसर गलत आ रहे हैं, जो भी आंसर भेज रहे हो सब आंसर गलत हैं, ध्यान से दो इस आंसर को। हाँ आसान है, लेकिन सोचना पड़ेगा ना। वो एक्चुअली थोड़ा भी अगर आप गलती करोगे ना, आसानी तो होता है नीट में, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी आते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर आपने ब्लिंक किया तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ब्लिंक किया तो कंसेप्ट वो गलत हो जाएगा। कंसेप्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ दिव्यांश, सब सही है आपका आंसर। देखो इसमें एक्चुअली में क्या है ना, अगर तो आपने ऐसा किया कि भाई जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था, ऐसे इसको ट्राई किया आपने, वी एस बाई बीपी, बीपी 1.5 था और ये 2/1 था, तो वी एस इक्वल टू 3 वोल्ट आपने दिया। जैसे आपने 3 वोल्ट लिख दिया तो -1 आपने गलत है ना। वी एस इक्वल टू 3 वोल्ट नहीं होगा, इस केस में वी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज में 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो डीसी बैटरी लगी है ना, आपको वो सेल लगी हुई है ना। जब सेल लगी होगी तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं। म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो सब अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं। भाई जो भी चीज हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, अल्टरनेटिंग करंट का था। भाई यहाँ पे अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो इसको ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकता है। कोई सेल या बैटरी लगी हुई है तो उसके वोल्टेज को स्टेप अप डाउन स्टेप अप थोड़ी कर सकता है। सेल में तो कोई म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं, तो इस केस में ये नहीं म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा तो सेकेंडरी में कोई वोल्टेज होगा ही नहीं, तो वी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि डी इज द करेक्ट। ये ध्यान रखो, ये आंसर जो है वो डी सही है ना। फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते हम इसमें, क्योंकि ये तो डायरेक्ट करंट सोर्स है ना, वो तो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट करंट में तो तभी म्यूचुअल इंडक्शन है ना, जब अल्टरनेटिंग करंट में वेरिएबल होगा तभी क्या होगा सके आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बारे में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है ना, ये हम कर सकते हैं। Okay, you can go for this question. सर शायद ही कर रखा है। ये कर रखा है।
पक्का? हाँ ये कर लेते हैं। दूसरा मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता है ना. यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. ये पैरेलल सर्किट है ऑल्टरनेटिंग करंट की. दिव्यांश सही है आपका आंसर. कितनी टोटल करंट होगी आपको ये निकालना है इसमें. हाँ कृतिका आपका आंसर सही है. कृतिका योर आंसर इज करेक्ट. हम लोग पैरेलल भी कर सकते हैं. पैरेलल भी हर जगह पे फेजर अप्लाई करना. हर जगह पे आपको क्या अप्लाई करना है? फेजर.
ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। अभी तक दो ही आंसर सही है, कृतिका और दिव्यांश के। आपके तो आंसर मुझे अभी मैच नहीं करते हुए दिख रहा है। देखो मैंने ये बोला था कि एक्चुअली में जब आप करंट होती है ना, तो करंट में हम फेजर जब अप्लाई करते हैं तो, है ना, बेसिकली पैरेलल सर्किट में फेजर हम करंट में अप्लाई करते हैं और सीरीज में वोल्टेज में। इन पैरेलल we apply phasor in current, phasor in current, है ना। एक्चुअली में क्या होगा भाई, वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस 200 ही होगा और 200 ये वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई आई करंट गई और यहाँ पे आई1 चली गई और यहाँ पे आई2 चली गई, है ना। अब आप क्या करोगे ना, ऐसे हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये डीसी होता, है ना, कि अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट करंट सोर्स होता तो सिंपल हम बोलते आई1 आई इक्वल टू आई1 प्लस आई2 डीसी में, है ना, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो किरचॉफ करंट लॉ ऐसा नहीं कि एसी में वैलिड नहीं है, वैलिड है, लेकिन फेजर के साथ वैलिड। आप यहाँ पे फेजर डायग्राम ना, कि भाई अभी आपने पढ़ा था कि भाई जो करंट एंड वीआर का फेज सेम होता है, इधर वीएल आ जाता है, इधर वीसी आ जाता है ना। ये सब आपने पढ़ा हुआ है फेजर डायग्राम, कि भाई करंट और वीसी में फेज डिफरेंस होता है, करंट एंड वीएल में फेज डिफरेंस है ना, और लीड एंड लैग करती है ना। तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे ना, अब हम वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे, है ना, कि वोल्टेज को रेफरेंस लेके हम करंट में फेज अप्लाई करें। तो वोल्टेज को रेफरेंस लेके हम करंट में क्या करेंगे, जब आपका फेज अप्लाई करें, है ना। तो आपको कि वोल्टेज आपने ले लिया कि भाई जब आप ये लिखोगे आई इक्वल टू आई1 प्लस आई2, तो आप वही चीज लिखोगे भाई, टोटल करंट आई इक्वल टू जो होगा ये आपको हो जाएगा वी बाई आर। वी बाई आर में इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वी बाई आर हो जाएगा। वी 200 है, आर की वैल्यू 20 है, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, जब आप लिखोगे वी बाई एक्सएल, वी बाई एक्सएल लिखोगे तो यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस लगाना होगा ना। यहाँ पे क्या लगाना होगा, जैसे कि आपका फेज डिफरेंस, है ना, क्योंकि अगर आपने इसको अब रेफरेंस ले लिया है तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा ना। और फेज डिफरेंस कितने का है, जैसे कि आपके 5/2 का, है ना। और थोड़ा ध्यान दो कि वोल्टेज को अगर आपने रेफरेंस ले लिया है ना, तो वीएल लीड करती है तो करंट लैग करेगा। तो करंट अगर लैग करेगा तो यहाँ पे माइनस जे ऑपरेटर, है ना। माइनस जे ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि वीएल लीड करता है, करंट लैग करती है। तो चूंकि हम करंट में लगा रहे हैं तो माइनस जे आ जाएगा अगर आपने इसको इस तरह से लिया है। तो ये आपने मेन चीज है। तो भाई डीसी में ऐसे लिखेंगे, एसी में आपको फेज के साथ सम करना, तो इससे आपका आंसर आ गया आई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। तो वी तो 200 है और आर की वैल्यू 20 है। एक्सेल हम यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ से हम एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो 50 है, और एल की वैल्यू इसने 1/5 पाई दिया हुआ है। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 20, ये भी 20 ओम है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ गया, जैसे आपका 20 ओम। तो इसका एक्सेल भी 20 ओम है। यहाँ पे आप लिख दो भाई वी 200, है ना, और ये आपका 20 है, लेकिन इसके साथ एक माइनस जेल। तो अल्टीमेटली आई की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आपकी यहाँ से आपकी आ जाएगी 10, है ना, -10 जे। अब जब इस आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 10√2 हो गया, है ना। 10√2 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 एम्पियर। तो इसका आंसर 14 एम्पियर। जो एमीटर रीड करेगा, एमीटर तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एमीटर हॉट वायर टाइप एमीटर। तो हॉट वायर टाइप एमीटर आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। किसको रीड करता है, जैसे कि आपके आरएमएस वैल्यू को, तो 14 एम्पियर आ रही है, उसकी रीडिंग 14 एम्पियर। हम तो इसमें समझाओ ये इसकी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी रीडिंग है। तो फेज डिफरेंस आपको अप्लाई करना पड़ता है इसमें, मतलब इसमें सिंपल सम नहीं होता है, वेक्टर सम है ना। तो इससे 14 एम्पियर की वैल्यू। तो पैरेलल सर्किट में इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
हाँ, उसके बाद हम आते हैं, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज। हाँ, कृतिका आपका आंसर सही है। अभी चेक करता हूँ मैं। हाँ सही, पुलकित सही है आपका आंसर। दिव्यांश सही है आपका आंसर। वंशिका, योर आंसर इज करेक्ट। वंशिका सही है, आपने आंसर भेजा था आपने, है ना? योर आंसर वाज करेक्ट, फिर चेंज क्यों किया आपने? सही आंसर भेजा आपने पहले। आपका पहले आंसर सही था। हाँ हाँ, रेजोनेंस केसी है, सही तो है। रेजोनेंस का केसी है विदुषी, आपका भी आंसर सही है। रेजोनेंस का केसी है। प्रणाम, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, सबके आंसर सही है ना? सही आंसर था आपने, कुछ नहीं इसमें है। वी और आई दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो पावर की वैल्यू होती है वो आपकी होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। और फाइव वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस होता है। तो अगर ये कॉस है और ये साइन है, तो फेज डिफरेंस पाई बाय टू हो गया ना। इसका फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाय टू हो गया, है ना? रेजोनेंस का केस नहीं है, सॉरी। रेजोनेंस में तो फेज डिफरेंस जीरो होता है। इस केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। जैसे फेज डिफरेंस पाई बाय टू होगा, यहाँ आप पुट कर दो, कोई भी वी आर एम एस आई आर एम एस होगा, जब फेज डिफरेंस पाई बाय टू है, पावर की वैल्यू जीरो बनेगी ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? फेज डिफरेंस अगर पाई बाय टू है तो आर एम एस वी आर एम एस कुछ भी होना दो, जो पावर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सबकी आपकी जीरो, है ना? सही बोलो। रेजोनेंस की केस नहीं है। रेजोनेंस में तो फेज डिफरेंस जीरो होता है ना? करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, है ना? कि करंट एंड वोल्टेज जो होते हैं उस केस में सेम फेज में होते हैं। कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, मैक्सिमम पावर हो जाएगा इस केस में, है ना, कि इस केस में पावर की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम हो जाती है रेजोनेंस में। तो यहाँ सही आपका आंसर। हाँ सही है, सही आंसर बता दो। हाँ कृतिका सही है आपका आंसर। नहीं, वो नहीं हो सकता, एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, वो नहीं हो सकता इस केस में।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको, है ना। हाँ, एक वो एज्यूम करना पड़ेगा आपको, आई थिंक इससे बड़ा है। इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, तो इसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। सिर्फ क्या लगा हुआ है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना, और वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ से 10, यहाँ से 4। तो इंडक्टर से कितनी करंट होगी आपको निकालना है। टोटल करंट अगर 10 है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या होता है एक्चुअली में, इसमें एक्चुअली में ना, जैसे अगर नॉर्मल में सर्किट देखता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल सीरीज सर्किट देख रहा हूँ पहले थोड़ा इसमें, तो भाई सर्किट का नेचर कैसा होता है ना, कि सर्किट का नेचर इंडक्टिव भी हो सकता है, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव भी हो सकता है ना। तो अगर में कभी भी ऐसा हो जाए ना कि एक्सएल की वैल्यू अगर एक्सेस से ज्यादा हो जाए, तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव हो जाए, और अगर एक्सएल की वैल्यू लेस देन एक्ससी हो जाए, तो सर्किट का नेचर जो होगा वो कैपेसिटिव नॉर्मल केस, है ना। एक्सएल और एक्ससी को हम इस तरह से क्या करते हैं, जैसे कि आपका शो करते हैं, है ना। इस केस में सिंपल ऐसा है, देखो आप बोलोगे आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी होगा, है ना। तो जो टोटल करंट होगी ना, आप इसको ले लोगे -10 G। टोटल करंट कितना हो जाएगा, -10, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर है ना, तो कोई एक्स वाला कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, तो जो भी होगा सब जे ही होगा, लेकिन दोनों में जे होता है। इक्वल टू मुझे आई एल तो निकालना है, और आईसी की जगह मैं ले लूंगा 4 × जे, है ना। कि भाई इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, जैसे कि आपका 4 × जे ऑपरेटर। उसके रीजन है, जैसे आपने बोला कि भाई अगर ये वोल्टेज है ना, अगर ये करंट होता है तो वीएल इधर होता है, और ये आपका क्या होता है, वीसी होता है ना। ये वीएल होता है, ये क्या होता है, जैसे कि आपका वीसी होता है। तो अगर मैं इसमें वोल्टेज सेम ले लूं, है ना, कि मान लो इस चीज को मैं बोलता हूँ कि नहीं ये मेरा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है ना, तो यहाँ पे फिर आईएल आ जाएगा ना, क्योंकि आईएल जो होता है वो इंडक्टर में जो वोल्टेज जो होती है वो क्या करती है, सॉरी ये आईसी हो जाए, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से, और यहाँ पे इंडक्टर वाली आईएल है। अब ध्यान दो, क्योंकि आपको क्या होता है कि भाई इंडक्टर में वोल्टेज करंट से लीड करता है, कितने से, π/2 से, और कैपेसिटर में करंट लीड करती है π/2। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना जब करंट के टर्म्स पे लिखेंगे। वापस से बात है कि यहाँ पे आपने लिख लिया आईएल, तो मुझे पता नहीं, जब आईसी में लिखूंगा तो 4J लिखूंगा ऊपर की तरफ, और ये माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि अल्टीमेटली टोटल करंट 10 है ना, है ना, मतलब ये डोमिनेट कर रहा होगा, ये वाला जो माइनस वाला कंपोनेंट आईएल होगा वो ज्यादा होगा, तभी तो टोटल करंट कितनी आ रही है। तो यहाँ से आईएल की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आपकी -14J ऑपरेटर, है ना। ये -14 है, ये 4 है, रिजल्टेंट 10 आ -10। तो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये तो जस्ट हमने फेजर को समझाने के लिए होता है, वैसे में आईएल 12 14 एम्पियर, एमीटर तो साइन को रीड नहीं करेगा ना फेजर के, तो सिंपल 14 एम्पियर को रीड, तो ये 14 एम्पियर है। तो इस तरह ध्यान रखना कि जब आप फेजर को वोल्टेज से करंट के फॉर्म में ले आओगे तो इसको उल्टा, ये वही रहेगा, आईआर और वोल्टेज तो सेम ही रहता है, आईआर और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं,
वोल्टेज से आईसी लीड करती है और वोल्टेज से आईएल क्या करता है, इसलिए आपका लैग करता है और करंट में मैंने फेजर लगा दिया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं, है ना। नहीं तो कुछ वो 6 एम्पियर भी आंसर आ जाएगा अगर थोड़ा भी साइन सही से नहीं करोगे। अदरवाइज साइन नहीं करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। वो भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एकदम केयरफुली इसको अप्लाई करना होगा। ये कर लिया आपने, ये कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं, अभी तक तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हाँ, ये 2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ये तो कहीं ये छूट नहीं जाए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर, ये और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा करें। आराम सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है।
हाँ सही है कृतिक आपका आंसर। हाँ दिव्यांश सही है आपका आंसर, सही आंसर है। सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लो। जो किस फ्रिक्वेंसी पे सर्किट लैग द वोल्टेज, करंट इन द सर्किट लैग द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस 45 डिग्री होना चाहिए। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा इसे। देखो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना, तो एकदम आसान चीज है। इसने बोला है कि इसमें जो करंट तो ये इसके क्रॉस टू पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, और इसने बोला है कि इसमें वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस 60 एंड 40 है, तो ये भी 40 ही होगा क्योंकि रेजोनेंस पे है ना। और ध्यान दो रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस का एक्सएल इक्वल टू एक्स होता है, और अगर चूंकि सीरीज में है तो आई की वैल्यू तो इसमें सेम ही होगी। तो अगर एक्सएल इक्वल टू एक्स है तो आई एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगा, लेकिन इसके क्रॉस अगर 40 जे ऑपरेटर है तो इसके क्रॉस माइनस 40 जे ऑपरेटर हो जाएगा, तो नेट जीरो हो जाएगा ना। इसको अगर हम 40 जे लिखेंगे तो इसको फेजर में लिखेंगे तो ये माइनस 40 जे हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बस यही बच जाता है। तो आप देखो इसमें 60 वोल्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रहती है कि भाई रेजिस्टेंस 120 ओम है। तो अगर ये रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस में हम जानते ही हैं, रेजोनेंस में जो आईआरएमएस की वैल्यू होती है ना, ये आपकी होती है 60 बाई ये वोल्टेज 120, बाकी के वोल्टेज से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। यहाँ से आपका हाफ एम्पियर आईआरएमएस, इसमें अगर आपसे कोई पूछे आईआरएमएस कितनी फ्लो हो रही है, आईआरएमएस होता है बेसिकली आपका वीआरएमएस जो रेजिस्टेंस की ड्रॉप है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं आपस में, भाई जो आपका रेजिस्टेंस है क्योंकि जेड इसका आर के इक्वल होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, है ना। स्टैंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको अगर आईआरएमएस पता है तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो भाई यहाँ से आप देखो, अभी तो आपने बोला आई इंटू एक्सएल की वैल्यू जो है वो 40 है, यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो एक्सएल की वैल्यू 80 ओम हो जाएगी, और वही एक्सी भी हो जाएगा 80 ओम, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी क्या होता है, इसलिए आपके सेम होते हैं। और एक बार एक्सएल और एक्सी पता है तो आपका एल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्सएल अगर 80 है तो ओमेगा एल की वैल्यू 80 दिया हुआ है, और ओमेगा इसने दिया हुआ है 4 × 10⁵ एल इक्वल टू 80।
है ना। तो इससे सॉल्व कर लेंगे हम इसमें, तो इससे आपका आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, इसका जो आंसर है, आंसर इज गिवन, है ना। इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 0.2 मिली हेनरी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 मिली हेनरी, है ना। ऐसे आपको 1/ओमेगा c दिया हुआ है, ये भी 80 है, तो यहाँ से c की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1/80 इंटू ओमेगा आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से 1 बाई कुछ 32 माइक्रोफेरेड है। जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कि आपका वैल्यू करने के बाद ओमेगा की ये आपका 1/32 माइक्रोफेरेड। तो एल की वैल्यू आपकी जो आ गई, है ना, यहाँ से एल की वैल्यू जो होगी ये आपकी 0.02 मिली हेनरी आ गई, और आगे 1/32 माइक्रोफेरेड। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर, सेकंड पार्ट में बोल रहा है देखो, जब रेजोनेंस होता है तब तो करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। करंट एंड वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। तो ये बोल रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे, भाई जब फ्रीक्वेंसी इतनी थी इसकी, तो इस पे तो करंट एंड वोल्टेज फेज में थे, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी पे करंट एंड वोल्टेज में 45 का फेज डिफरेंस होता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि tan phi की वैल्यू क्या होती है, सीरीज एलएलसी। सीरीज एलएलसी में tan phi की वैल्यू जो होती है वो होती है एक्सएल माइनस एक्ससी, है ना भाई, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर होती है। तो ये फाई जो होना चाहिए ये 45 होगा। तो अगर ये 45 होगा तो एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, आर। अब वो भूल जाओ आप वो वाली वैल्यू तो हमने पहले निकाली थी, वो तो रेजोनेंस पे था 50 है ना। अब इसमें हम निकाल लेते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। एक्सएल की जगह पे आप ओमेगा पुट कर, एल आप निकाल चुके हो 0.0, है ना। एक्सटी की जगह पे 1/ओमेगा c हो जाएगा, c आप निकाल चुके हो 1/30। थोड़ा यूनिट से चेक कर लेना, इक्वल टू आर आपको दिया हुआ है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे वो ओमेगा 8 इंटू 10⁵। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो होएगा वो 8 इंटू 10⁵, है ना, डबल फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, 8 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकंड है। तो ध्यान रखना solve करना, है ना। तो भाई जब रेजोनेंस था तब इसकी वैल्यू ये थी, अभी थोड़ी है, अभी तो कुछ चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि ओमेगा आपने चेंज कर दिया उस तरह समझा। इस तरह से ये बड़े क्वेश्चन थे, है ना, उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो हमेशा एग्जाम में कई बार उसके आने के चांसेस होते हैं, एज इट इज आ जाता है। हाँ ये देखते हैं, यही है शायद कुछ, नहीं ये नहीं है, दूसरा देखता हूँ मैं, क्वेश्चन कई बार भूल जाता है। हाँ ये सही है, ये सही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से, है ना, इसको एकदम केयरफुली करना अच्छा, ठीक से पढ़ के। है छोटा सा ही क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना।
हाँ दिव्यांश, आपके दोनों आंसर सही है। आप समझ गए इस क्वेश्चन को। मेन चीज समझना होता है कि क्या बोलना चाह रहा है। समझने के बाद तो एकदम आसान है। हाँ कृतिका, सही है आपका आंसर। दोनों आंसर सही है आपके भी। आप भी समझ गए क्वेश्चन को। हाँ परिणाम, पर पावर ठीक नहीं है आपका। करंट तो ठीक आ रहा है। अगर करंट ठीक आ रहा है तो पावर तो ठीक आना चाहिए। सही है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ देखो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी तो तीनों लगे हुए हैं। जब ये तीनों लगे होंगे तो आपसे पूछा गया है कि इसमें IRMS कितनी है।
कुछ नहीं पूछा गया, आपका आरएमएस निकालना है। ये भी आपको वी आरएमएस से दिया हुआ, तो आई आरएमएस पूछा गया और पावर पूछा गया। पावर की वैल्यू जो होती है वो होती है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। अभी फाई हम नहीं जानते कि फाई कितना होगा, ना ही आई आरएमएस भी नहीं जानता है। अब इसमें एक्सेल एक्सी दिया नहीं हुआ है, सिर्फ आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसने बोला है कि जब हम इसे कैपेसिटर हटा देते हैं, देखो जब तीनों लगे थे तब तो उसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना, जब तीनों लगे होंगे तब तो उसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, है ना, और ये आपका हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा जेड। जैसा लगा हुआ है तीनों, उसको देख के तो नहीं बताएंगे, और ये फाई हो जाएगा, हाँ, जब तीनों लगे हुए हैं। अब इसने बोला है कि जब हम इससे कैपेसिटर हटा देते हैं, तो जब कैपेसिटर हटा देंगे तो सिर्फ इंडक्टर बच जाएगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सेल बच गया, ये आर तो है ही, आर आपने नहीं हटाया। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, अप्लाइड वोल्टेज का मतलब जेडी होता है, और आई के अलाउंग करंट होती है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री होता है। एक्चुअली में नहीं 60 डिग्री, जब हम कैपेसिटर हटाते हैं तो फेज डिफरेंस 60 होता है ना। और दोबारा इसने बोला कि जब इंडक्टर हटाते हैं, जब इंडक्टर हटाएंगे तो ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा, आर इधर एक्सी आ जाएगा, और ये अब इसका जेड हो जाएगा। तो अगेन फेज डिफरेंस जो होता है वो 60 होता है। बस डिफरेंस ये है कि जब आप कैपेसिटर हटाओगे तो वोल्टेज करंट से लीड करेगा, और जब आप इंडक्टर हटाओगे तो जो करंट है वोल्टेज से लीड करेगी 60 से, वोल्टेज लैग करने लगेगा 60। फिर आप देखो इससे एक चीज प्रूफ हो गई कि अगर मैं यहाँ पे 1060 लिखूं तो 1060 डिग्री इसको एक्सेल बाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं 1060 डिग्री लिखूं तो ये आपका एक्सी बाई आर हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि आर तो दोनों में सेम है और एंगल भी सेम है, तो एक्सेल और एक्सी सेम होंगे ना। मतलब इस हिंट से ये बदल गया कि एक्सेल और एक्सी सेम है, मतलब ये जो केस है ये रेजोनेंस का केस है। क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा मैं रेजोनेंस, आपको पहचानना पड़ेगा। ये जो हिंट दिया हुआ था इससे एक्सेल एक्सी सेम प्रूफ हो, मतलब ये सर्किट रेजोनेंस का केस है। और अगर रेजोनेंस का केस है, रेजोनेंस के केस में तो जेड आर के इक्वल होती है, आई आर एम एस आ गया, आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस बाई आर। तो वी आर एम एस आपको 200 दिए हुए है ना, और आर की वैल्यू 100 दी हुई, तो 2 एम्पियर है ना। और अगर रेजोनेंस है, रेजोनेंस के केस में तो आपको पता है cos phi इक्वल टू r by z होता है ना। तो अगर z और r सेम है तो cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी, नेक्स्ट phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है। यहाँ तो हमें पता नहीं था इसलिए हमने ऐसा बनाया। एक्चुअली में सर्किट रेजोनेंस जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओमेगा 300 रेडियन पर सेकंड को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा 300 रेडियन पर सेकंड जो दी हुई है वो एक्चुअली में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो cos phi की वैल्यू 1 आ गई, और cos phi अगर 1 आ गया तो हम यहाँ से पावर निकाल सकते हैं कि पावर इक्वल टू जो होगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos phi होता है। तो वी आर एम एस की वैल्यू 200 है, आई आर एम एस 2 है, और cos phi 1 है, तो पावर की वैल्यू 400 वाट। तो मेन चीज है क्वेश्चन में आप इसको आइडेंटिफाई करना, भाई कहीं रेजोनेंस का केस तो नहीं है ना। रेजोनेंस का केस होगा तो बस चीजें आसान है। तो ये मतलब, तो ये जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपको अल्टरनेटिंग करंट का असाइनमेंट्स मिल चुके हैं, प्रैक्टिस शीट, उस पर एक बार सॉल्व कर लेना, है ना। हर वीक एक मिलेगी आपको पूरे 11th के सिलेबस की, है ना। तो हर वीक एक आपको मिलती रहेगी, उसको सॉल्व जरूर करें, है ना। भले ही आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन आसान लगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे लेकिन फिर भी सॉल्व करें, तो उसको कंप्लीट कर लो, और जो शीट है उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक, ईएम वेव्स, हम तो ईएम वेव्स पढ़ेंगे, राइट। दैट्स ऑल, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. और आपकी जो डाउट्स क्लास होगी ना नेक्स्ट वीक में,
वो 2 PM पे स्टार्ट कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स है सारे इकट्ठा करके पूछ लेना, है ना। डाउट्स क्लास जो होगी वो टाइम टेबल में 2:30 लिखा होगा, मैं 2 PM पे स्टार्ट करूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले फ्राइडे के दिन। तो जो भी आपके डाउट्स हैं सारे मुझे बता देना, उस दिन क्लियर कर लेंगे सारे।